नमस्कार। चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प चर्चा में चलते हैं। आज हम एक बेहद पुरानी और प्राचीन औषधीय रूपरेखा के राज खोलने वाले हैं। हमारा फोकस है एक पारंपरिक गोली पर, जिसे बनाने की प्रक्रिया सच में किसी जादू से कम नहीं लगती। इस विश्लेषण में हम उस सदियों पुराने नुस्खे की बारीकियों और उसके निर्माण के हर एक पड़ाव को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। पहले शंखा वाटी का परिचय, फिर उसकी 10 सामग्रियां, उसके बाद उसकी निर्माण विधि, अंतिम स्वरूप और डोसेज, और आखिर में इसके पारंपरिक चिकित्सीय उपयोग। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, शंखावाती का प्राचीन आधार। ये हिस्सा हमें सदियों पुराने ज्ञान की नींव तक ले जाएगा। अब स्क्रीन पर दिख रही ये संस्कृत की पंक्तियां ना, ये किसी कविता का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक अत्यंत सटीक निदानिक रेसिपी है। बी.आर. अग्निमंड्या रोगाधिकार के इस श्लोक में पूरी की पूरी विधि छुपी है। चिंचाक्षारा पलम से शुरू होने वाली ये पंक्तियां दिखाती हैं कि प्राचीन काल में दवाइयों को कितनी माप-तोल और नियमित तरीके से दस्तावेजीकृत किया जाता था। मतलब एकदम प्रिसाइज। यही प्राचीन स्रोत इस पूरी चर्चा का मूल आधार है। खैर, सवाल ये उठता है कि आखिर ये शंखावाटी है क्या चीज? इसे एक जटिल पारंपरिक गोली के रूप में माना जाता है, जिसका मूल आधार होती है शंख की भस्म, यानी शंख की राख। इसमें विशिष्ट खनिज और वानस्पतिक तत्वों का सटीक मिश्रण होता है। ये कोई आम सा चूर्ण नहीं है जिसे बस मिला दिया गया हो, बल्कि विभिन्न तत्वों का एक बेहद कह सकते हैं निर्धारित रासायनिक संयोजन है। इसे समझ लेने के बाद ना अब इसके अंदर के विशिष्ट तत्वों पर नजर डालना काफी आसान हो जाएगा। तो कच्ची सामग्रियों की बात चल ही है, तो दूसरे भाग का रुख करते हैं, 10 सामग्रियां और उनका सटीक संतुलन। अब देखिए, यहां जो बात सच में आश्चर्यजनक है ना, वो ये है कि प्राचीन मापतौल को जब हम आधुनिक मेट्रिक सिस्टम में देखते हैं तो वो कैसा लगता है। उदाहरण के लिए, सिंचाक्षरा और शंखाभस्म जैसी सामग्रियों को पाला में नापा गया है, जिसका मेट्रिक अनुवाद 48 ग्राम होता है। वहीं दूसरी तरफ शुद्ध पारादा और शुद्ध गंधका जैसे तत्वों को निष्का में नापा गया है, जो कि मात्र 3 ग्राम के बराबर हैं। सोचिए, हजारों साल पहले भी कितनी कमाल की प्रिसीजन थी। ये जो भारी मात्रा वाली वनस्पतियों और सूक्ष्म ट्रेस एलिमेंट्स के बीच का अंतर है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ 48 ग्राम की भारी मात्रा में शंख भस्मा और काली मिर्च जैसी चीजें हैं, और ठीक इसके उलट शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक जैसे तत्व केवल 3 ग्राम की छोटी सी मात्रा में शामिल हैं। ये दिखाता है कि उस समय रासायनिक संतुलन की सटीकता कितनी बेहतरीन थी। तत्वों को समझ लिया हमने, अब इन्हें मिलाने की बारी आती है। तीसरा भाग, निर्माण विधि यानी एल्केमिकल प्रोसेस। अब ये पूरी भौतिक प्रक्रिया सच में अत्यंत रोचक और काफी मेहनत भरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चरण में साफ खलवार यंत्र में शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक को मिलाकर एक उचित काजली तैयार की जाती है। उसके बाद बाकी 8 सामग्रियों का बारीक चूर्ण एक एक करके मिलाया जाता है, ताकि एक बिल्कुल समान होमोजीनियस मिश्रण बन सके। तीसरे चरण में इस पूरे मिश्रण को नींबू के रस के साथ 3 बार भावना दी जाती है, यानी इसे घोटकर भिगोया जाता है। और आखिर में इन्हें गोलियों का आकार देकर छाया में सुखाया जाता है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन्हें हवाबंद कांच के बर्तनों में स्टोर करना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, अंतिम विशेषताएं और निर्धारित मात्रा। देखते हैं कि बनने के बाद ये औषधि दिखती कैसी है। तो पूरी तरह से तैयार होने के बाद ना, इन गोलियों की पहचान उनके विशिष्ट सेंसरी अनुभवों से होती है। इनका रंग बिल्कुल राख जैसा निकल कर आता है। स्वाद की बात करें तो स्रोत के अनुसार ये लवणाम्ल रसा यानी नमकीन और खट्टे स्वाद वाली होती हैं। और हाँ, इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी महक है। इनमें से हींग की एक तीव्र और विशिष्ट महक आती है, जिसे हिंगू गंधा भी कहते हैं। यहाँ इस विशिष्ट संख्या पर ध्यान देना जरूरी है, 250। ये नंबर बेहद मायने रखता है, क्योंकि ये प्रत्येक गोली का सटीक वजन मिलीग्राम में दर्शाता है। प्राचीन परंपरा में इसे 2 रत्ती कहा गया है, जिससे ये तय होता है कि डोसेज को लेकर वहां कोई अनुमान यानी गेसवर्क बिल्कुल नहीं था। हर गोली की मात्रा पूरी तरह से और सटीकता के साथ निर्धारित थी। अब हम आते हैं इस चर्चा के अंतिम और 5वें भाग पर, पारंपरिक चिकित्सीय उपयोग। यहां हम केवल उन्हीं जानकारियों को देखेंगे जो स्रोत टेक्स्ट में बताई गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इस गोली को आखिर लेना कैसे था। टेक्स्ट स्पष्ट रूप से बताता है कि एक गोली को दिन में 2 या 3 बार लिया जाना चाहिए,
और सबसे बड़ा नियमित तत्व था इसका सहायक द्रव्य या एडजुवेंट। इसे हमेशा गर्म पानी के साथ लेने का ही निर्देश दिया गया है ताकि दवाई का असर सटीक और बिल्कुल सही तरीके से हो सके। अगर दस्तावेजों की माने तो इसके पारंपरिक चिकित्सीय निर्देश क्या थे? टेक्स्ट में साफ लिखा है कि इसका उपयोग क्षया रोग और ग्रहणी रोग का इलाज करने के लिए किया जाता था। इसके साथ ही स्रोत दर्शाता है कि उदाराशूला यानी पेट के दर्द या उदर की समस्याओं में इसका एक अत्यंत विशेष उपयोग था। ध्यान रहे, यहाँ हम पूरी तरह से उन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों पर बात कर रहे हैं जो उस दौर में निर्धारित थे, बिना किसी आधुनिक दावे के। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बेहद रोचक सवाल जहन में आता है। शंख की राख, खनिजों और वनस्पतियों का ये प्राचीन संयोजन प्रारंभिक कालिक औषधीय सटीकता को किस तरह से दर्शाता है? आज इस नुस्खे को तोड़कर समझने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सदियों पहले भी औषधि निर्माण का एक अत्यंत व्यवस्थित और साइंटिफिक ढांचा मौजूद था। है ना कमाल की बात? इस रोचक सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।